हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग को वादा किए थे कि डेली हम 20 प्रश्नों का सेट आप लोग को देंगे। ठीक है, तो पिछले बार हमने 20 प्रश्नों का सेट दिया था। बहुत अच्छा आप लोग का रिस्पांस रहा था। तो आज फिर हम 20 प्रश्नों का सेट दे रहे हैं और आज भी सारा प्रश्न बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, बहुत मज़ेदार है और सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अधिकतर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न आपका है। ठीक है, तो पहले आपको काम करना है। हम जैसे ही प्रश्न पढ़ें, आप लोग के स्क्रीन पर प्रश्न दिखाया गया है। ठीक है, तो आप लोग को पहला काम है प्रश्न को अपने मन में, ठीक है, या आपके पास अगर कलम और पेज है तो आप कलम पेज के सहारे से आप इसका आंसर बना सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हम आंसर बोलें तो आप मिला सकते हैं। ठीक है, इससे आपको अपने आप में विश्वास बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है अपनी विश्वास को बढ़ाना। ठीक है, अगर विश्वास आपके पास जागृत हो गया, विश्वास आपके पास आ गई, वहाँ से आपका रिजल्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम पहला प्रश्न की ओर चल रहे हैं। पहला प्रश्न आपका है, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम उपवास किस घटना के विरोध में रखा था? बहुत अच्छा प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम उपवास किस घटना के विरोध में रखा था। उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास का मतलब होता है आहार को छोड़कर, मतलब कि उपवास करना। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका, ऑप्शन है नमक आंदोलन, ऑप्शन बी है अहमदाबाद के मिल मजदूरों द्वारा हड़ताल का विरोध, ऑप्शन नंबर सी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी है साइमन कमीशन आंदोलन। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोग के मन में आंसर आ गया होगा। तो हम आंसर बोल रहे हैं कि गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम उपवास जो किए थे वह अहमदाबाद के मिल मजदूरों द्वारा हड़ताल के विरोध में किए थे। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, अब बात आती है कि अहमदाबाद के मिल मजदूरों द्वारा हड़ताल हुआ, वह किसके कारण हुआ, यह बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है, तो इसकी कहानी बहुत ही विचित्र है। तो पहली बात है कि आप लोग को जानना है कि अहमदाबाद में मिल मजदूर द्वारा हड़ताल का विरोध कब किया गया था, यह घटना कब हुआ था। तो यह घटना जो हुआ था वह हुआ था 1918 में। ठीक है, और यह कैसे घटना हुआ था जिसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो इस घटना में हुआ था क्या, मुख्यतः जो है मिल मजदूर और मिल मालिक के बीच क्या एक विवाद था। वह विवाद क्या था? ठीक है, 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में, गुजरात में प्लेग फैल गया था। ठीक है, और प्लेग फैलने के कारण वहाँ के मजदूर जो थे वह पलायन करना स्टार्ट कर दिया। तो पलायन करना स्टार्ट कर दिया तो मिल मालिकों ने उन्हें प्रलोभन दिया और क्या किया, प्रत्येक महीना प्लेग बोनस घोषित किया। प्लेग बोनस मतलब होता है कि कुछ रुपया जो है बढ़ाकर आपको प्रत्येक महीना सैलरी के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, इससे मजदूर का पलायन क्या हुआ, रुक गया। ठीक है, तो प्लेग धीरे धीरे कम होता गया तो मिल मालिकों ने क्या किया, उस बोनस को बंद कर दिया। तब उस बोनस को बंद किया और महंगाई भी बढ़ चुका था। इस कारण मिल मजदूर का कहना था इस बोनस को बंद नहीं किया जाए, इस बोनस को जारी रखा जाए। ठीक है, यही विवाद मिल मजदूर और मिल मालिकों के बीच था। ठीक है, तो बहुत यह जो विद्रोह था बहुत भयावह हो गया था, जिसके कारण महात्मा गांधी को बुलाया गया, जिसमें महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह में सफल हो चुके थे। तो वहाँ का एक व्यक्ति जो था उसका नाम है अनसुईया बेन साराभाई। अनसुईया बेन साराभाई जो कहा जाता है कि महात्मा गांधी के अच्छे मित्र भी थे। ठीक है, उन्हें को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बुलाया गया। तो आपका प्रश्न हो सकता दे सकता है कि अहमदाबाद के मिल मजदूरों का नेतृत्व किसने किया था? तो मिल मजदूरों का नेतृत्व सबसे पहला किया था अनसुईया बेन साराभाई। ठीक है, और उसके बाद जो है महात्मा गांधी इसका नेतृत्व करने लगे थे। ठीक है, क्लियर हो गया बात? बहुत सारी इसकी विचित्र कहानी है। कभी हम इसका डिटेल आपको लाइव क्लास में हम दे देंगे। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर का इसका डिटेल क्लास हम एक देंगे।
ठीक है, तत्काल अभी चलते हैं इस प्रश्न पर। तो ऑप्शन नंबर 1 है नमक का आंदोलन। नमक आंदोलन कब हुआ था? नमक आंदोलन के बारे में आप लोग जानते हैं। नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में। 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था और 5 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गया था। क्लियर हो गया। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी है साइमन कमीशन आंदोलन, और साइमन कमीशन आंदोलन 1928 में हुआ था। ठीक है, 1927 में इसका भारत आगमन हुआ, नियुक्ति हुआ, और 28 में क्या हो गया? आंदोलन हो गया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आंदोलन को पता है क्या हुआ था? इस कमीशन में 7 सदस्य का आयोग बनाया गया, जिसमें 7 सदस्य क्या था? अंग्रेज ही थे। ठीक है, जिसके कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया, जिसमें लाला लाजपत राय का देहांत भी हुआ था। ठीक है, तो आपका प्रश्न नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसका बहुत ज़्यादा डिटेल किए। ठीक है, इसी प्रकार आपका सारा प्रश्न है। ठीक है, तो आपका मतलब हमसे हमारा गुजारिश है आपसे कि आप शुरू से लेकर लास्ट वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी जानकारियां आपको एकत्रित हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आप लोग का ऑप्शन नंबर ए है 3:2, ऑप्शन बी है 1:3, ऑप्शन सी है 2:1, ऑप्शन नंबर डी है 2:3। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आपका क्वेश्चन का आंसर आपके मन में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग ने इसका आंसर बना लिए होंगे, तो अब हम इसका आंसर आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? चलिए ठीक है, तो पता है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो लंबाई होता है 3 और चौड़ाई होता है 2, अर्थात 3:2, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, यानी कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2। ठीक है, अब बात है राष्ट्रीय ध्वज। प्रश्न में आपका राष्ट्रीय ध्वज की बात कहा गया है, तो राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का नाम है तिरंगा। क्लियर हो गया। और तिरंगा का पहली बार प्रदर्शन कब किया गया था? ठीक है, ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है। तो ये किया गया था 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि में सबसे पहले तिरंगा का प्रदर्शन किया था। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्न नंबर आपका है 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? ठीक है, ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन नंबर डी 22। ठीक है, आप लोग का आंसर मन में आ गया होगा। ठीक है, हम आप इसका आंसर बोल रहे हैं 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आता है 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो पहले अगर देखा गया था जिस समय संविधान लागू हुआ था, ठीक है, उसमें 8वीं अनुसूची में मात्र 14 भाषाएं थी। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे इसका क्या हुआ? वृद्धि किया गया, और इसकी भाषाओं की संख्या हो गया कितना? जाकर 22 हो गया। ठीक है, तो मूल संविधान में अगर पूछेगा कितनी भाषाएं का चर्चा किया गया था 8वीं अनुसूची में, तो 14 भाषाएं का। ठीक है, जैसे 1967 जो हुआ, 21वां संविधान संशोधन 67 में हुआ था, जिसमें क्या है? सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था, उसमें 3 भाषा को जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। फिर उसके बाद 52वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, जिससे मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया। इस प्रकार सभी भाषाओं की संख्या 8वीं अनुसूची में 22 हो गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 4 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में हरित क्रांति किन फसलों के लिए सर्वाधिक सफल रही? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन ए है चावल और मक्का, ऑप्शन बी है गेहूं और मक्का, ऑप्शन सी है गेहूं और चावल, ऑप्शन डी है दलहन और सोयाबीन। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप लोग से तो बन गया होगा। ठीक है, आंसर हम बोल रहे हैं कि हरित क्रांति का सर्वाधिक सफल प्रभाव जो हुआ गेहूं और चावल पर हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, गेहूं और चावल पर हुआ था। अब बात आ रहा है कि हरित क्रांति क्या था? ठीक है, तो हरित क्रांति क्या था? किसी क्षेत्र में बढ़ावा, यानी उच्च पैदावार देना। उच्च पैदावार मतलब अच्छे किस्म के बीज से मतलब ज्यादा मात्रा में पैदा देना। क्लियर हो गया, यह था हरित क्रांति। अब बात आ रहा है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था?
ठीक है। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966-67 में हुआ था और एम एस स्वामीनाथन किए थे। ठीक है। और अगर विश्व लेवल की बात किया जाए तो विश्व लेवल में आपको नॉर्मन बोरलॉग माना जाता है, जो कि लगभग 1940 के आसपास में इन्होंने हरित क्रांति दिए थे। ठीक है। और दूसरी बात, एक क्वेश्चन देता है आप लोग से, प्रश्न है, आप लोग कमेंट बॉक्स में भेजिएगा कि हरित क्रांति शब्द यानी हरित क्रांति नाम किसने दिया। ठीक है। ये प्रश्न आप लोग के लिए है, आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग डालिए। ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम इसका डिटेल करेंगे। ठीक है। हरित क्रांति पर भी आप लोग का बहुत सारे प्रश्न है, हम उसका एक अलग वीडियो आपका लाइव क्लास में देने वाले हैं। ठीक है। जल्द ही सारा वीडियो आपको लाइव क्लास में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आपका इस प्रकार आंसर हो गया, भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल पर सर्वाधिक सफल रहा था। ठीक है। और हरित क्रांति का जनक भारत में एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। 1966 में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था। ठीक है। बहुत अच्छी प्रश्न थी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि को कौन सा दोष कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग टिक आउट कीजिए जल्दी से। इसका आंसर ऑप्शन ए दूरदृष्टि, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी मोतियाबिंद और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। ये प्रश्न आपका है। ठीक है। तो इसका आंसर देते हैं, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। ठीक है। बहुत अच्छा है, आपको मुख्य पॉइंट आपको ये याद रखना है। ठीक है, कि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। क्या याद करना है? दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। ठीक है, ये याद करना है। जब दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखेगा तो निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है, दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखेगा तो निकट दृष्टि दोष होगा। अगर दूर की वस्तु को स्पष्ट देख लेगा तो दूरदृष्टि दोष होगा। बस थोड़ा सा उल्टा चलता है इसमें। ठीक है, क्लियर हो गया बात को? चलिए ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता है तब निकट दृष्टि दोष होता है। क्लियर हो गया? अब बात है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। और दूर दृष्टि ऑप्शन नंबर ए है, दूर दृष्टि को दोष दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया बात को? अब निकट दृष्टि दोष में होता है क्या, इसके बारे में चर्चा होगी। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, लेंस की गोलाई क्या होता है, जो आँख का जो लेंस होता है तो लेंस की गोलाई क्या होता है, बढ़ जाता है। लेंस की गोलाई बढ़ जाता है और फोकस दूरी क्या होता है, घट जाता है। जब फोकस दूरी घटता है तो लेंस की क्षमता जो है ऑटोमेटिक घट जाएगा। समझ में आया बात को? तो ये 3 कॉज होता है। तो पहला कॉज क्या करना है कि गोलाई बढ़ जाता है, पूरा नहीं याद करना है, गोलाई बढ़ जाता है, फोकस दूरी घट जाता है, लेंस की क्षमता घट जाता है। यानी 2 घटता है 1 बढ़ता है, गोलाई बढ़ता, फोकस दूरी घटता और क्षमता घटता है। ये याद होना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, किस ऑटोमोबाइल कंपनी की विज्ञापन पंक्ति काउंट ऑन अस है? क्या है? काउंट ऑन अस है। ठीक है, किस ऑटोमोबाइल कंपनी की विज्ञापन पंक्ति काउंट ऑन अस है? ऑप्शन ए बजाज, ऑप्शन बी हीरो, ऑप्शन सी मारुति सुजुकी, ऑप्शन नंबर डी आल्टो। ठीक है, तो आपको पता है कि काउंट ऑन अस जो विज्ञापन पंक्ति है वह मारुति सुजुकी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, मारुति सुजुकी। ठीक है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न पर। ठीक है, 7वां नंबर। 7वां नंबर है, सिलवासा किसकी राजधानी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अक्सर ये है, थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड एग्जाम में काम नहीं कर पाता है, जिसके कारण यह प्रश्न जो है गलती ही मारा जा सकता है। ठीक है, तो प्रश्न को मारने के लिए प्रेजेंट ऑफ माइंड होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सिलवासा किसकी राजधानी है? ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी पुदुचेरी, ऑप्शन डी दादर नगर हवेली। ठीक है, आपको यह आंसर इसका पता हो गया होगा। ठीक है, हम बोल रहे हैं सिलवासा की राजधानी है। सिलवासा किसकी राजधानी है? तो दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, लक्षद्वीप का कावारत्ती,
और पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी होता है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, लगभग एग्जाम में ये प्रश्न पूछता है। ठीक है, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है, चलिए हमारी ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी मांस, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी अंडा। ठीक है, तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत, सर्वोत्तम स्रोत जो है सोयाबीन है, जिसमें आपको पता है कि लगभग 40 से 42% इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। ठीक है, क्लियर हो गया बात को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण कब होता है, इसके बारे में प्रश्न है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता है ऑप्शन ए केवल रात्रि में, ऑप्शन बी केवल दिन में, और ऑप्शन सी जो है ए और बी दोनों, ऐसा कार्य ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, आपके मन में प्रश्न आ गया होगा प्रकाश संश्लेषण कब होता है, कैसे होता है, जिसके बारे में देखना है। तो आप लोग को पता है प्रकाश संश्लेषण हमेशा जो होता है वह सूर्य की प्रकाश में होता है। तो सूर्य की प्रकाश कब होगा, दिन या रात? ठीक है, इस प्रकार आपका 9 का आंसर क्या होगा, केवल दिन में, अर्थात बिना सूर्य के प्रकाश के बिना प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, क्लोरोफिल की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है और सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता है। ठीक है, ये चारों अवयव रहेगा तब जाके प्रकाश संश्लेषण होगा, अन्यथा प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। क्लियर हो गया बात को। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, एक करंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष आप लोग को पता है कौन है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, विनय कुमार यादव, बीके यादव, अक्सर आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार यादव है और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की चर्चा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, कोयना बांध परियोजना कहाँ अवस्थित है? ठीक है, कोयना बांध परियोजना कहाँ अवस्थित? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो कोयना बांध परियोजना कहाँ है? तो कोयना बांध परियोजना आप लोग को पता है, कोयना बांध परियोजना महाराष्ट्र में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन बी गुजरात, गुजरात में काकड़ा पारा परियोजना पता है गुजरात में है, उकाई परियोजना भी गुजरात में है। ठीक है, चेन्नई की बात करते, चेन्नई मतलब तमिलनाडु। ठीक है, तो कुंडा परियोजना तमिलनाडु में है, पता है ना, कुंडा परियोजना तमिलनाडु में। अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में एक तवा परियोजना है। ठीक है, तवा परियोजना मध्य प्रदेश में है, और एक है नर्मदा सागर परियोजना। तो नर्मदा सागर परियोजना जो है एमपी और गुजरात दोनों का साझेदार है। ठीक है, क्लियर हो गया बात को। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। पत्तियों का हरा रंग होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए लोहा की उपस्थिति, ऑप्शन बी क्लोरोफिल की उपस्थिति, ऑप्शन सी कैल्शियम की उपस्थिति, ऑप्शन डी फास्फोरस की उपस्थिति। बहुत अच्छा प्रश्न है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो आप लोग को पता है पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल के बिना पत्ती का रंग हरा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आपको पता है क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, और मैग्नीशियम पाया जाता है जिसके कारण वह प्रकाश संश्लेषण भी कर लेता है। ठीक है, अब दूसरी बात आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंगों में अधिक होती है और किस किस रंगों में होती है और किस रंग में कम होती है, इसकी चर्चा भी किया जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है आपको बैगनी, नीला और लाल, ये 3 रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव है, जिसमें कहा जाता है कि लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र होती है और बैगनी रंग में सबसे कम होता है। क्लियर हो गया बात को। ठीक है, तो बैगनी, नीला और लाल, ये 3 प्रकाश संश्लेषण क्रिया संभव है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनका नाम है? यही है प्रश्न, किन्हें जाना जाता है? तो आप लोग को पता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी,
ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग को पता हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा गया, इन्होंने दूसरे अधिवेशन कलकत्ता के दूसरे अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता भी किए थे। तो कलकत्ता का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1886 में हुआ था। 1885 में गठन हुआ था कांग्रेस का, 1886 में इनका मतलब कि अध्यक्षता किया गया था। दूसरी बात करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी पूना अधिवेशन में यानी 1895 इन्होंने अध्यक्षता किए थे। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी की चर्चा करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में। तो आप लोग को पता है कि सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य भी कहा गया। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 की चर्चा करते हैं। जय जवान जय किसान किस क्रांतिकारी का नारा है? ये सबको पता है, जय जवान जय किसान का नारा किन्होंने दिए थे? आप लोग का आंसर हुआ लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिए थे? पता है, करो या मरो का नारा दिए थे। ठीक है, आप लोग की किताब में यही मिलता है, करो या मरो। ठीक है, लेकिन आप लोग को हम एक चीज इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने कभी नहीं दिए थे। ठीक है, क्लियर हो गया बात को? नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, गांधी जी करो या मरो ऐसा नारा कभी नहीं दिए थे, क्योंकि गांधी जी कभी दूसरे को किसी काम करने के लिए नहीं बोलते थे, क्योंकि वह स्वयं काम करते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने नारा क्या दिए थे? करेंगे या मरेंगे, ऐसा नारा दिए थे। लेकिन क्या किया गया है, कुछ लोगों ने इस नारा को क्या किया है, अलग नारा बना दिया है, करो या मरो। ठीक है, लेकिन उन्होंने करो या मरो का नारा नहीं दिए थे, बल्कि करेंगे या मरेंगे ये नारा दिए थे। क्लियर हो गया? ठीक है, ये एक बापू की जीवनी आती है, जो कि आपका 9th 10th या बच्चे वाले क्लास में भी इसका चला गया है। हम लोग का ट्रेनिंग भी गांधी वाचन का दिया गया था, 5 दिन का हम लोग का ट्रेनिंग था, और ट्रेनिंग में भी हम लोग को यही चीज़ पढ़ाया गया था कि करो या मरो का नारा नहीं दिए थे, बल्कि करेंगे या मरे का नारा दिए थे। क्लियर हो गया बात को? से हम एक्चुअली हम बता रहे हैं, आप लोग तो जान रहे हैं कि हम तो ज्वाइन किए हुए हैं स्कूल में ही। ठीक है, तो हम लोग को बार बार कुछ ना कुछ ट्रेनिंग होती रहता है। तो उसी दरम्यान गांधी वाचन का भी ट्रेनिंग हुआ था। ठीक है, जो कि 2 अक्टूबर के पहले ये ट्रेनिंग हुआ था। क्लियर हो गया बात को? तो हम लोग ट्रेनिंग में ये सब पढ़े थे कि गांधी वाचन में दिया गया था कि करेंगे या मरेंगे ऐसा नारा दिए थे। ठीक है, आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दिए हैं। ठीक है, लेकिन आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं करो या मरो। ठीक है, एग्जाम में भी देता है करो या मरो, लेकिन जानकारी हम लोग रखेंगे करेंगे या मरेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया बात को? कोई ऑप्शन नंबर सी JL नेहरू। JL नेहरू आराम हराम का नारा दिए थे। BG तिलक स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार ये नारा दिए थे। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? ठीक है, सौर मंडल में कितने ग्रह है? आपका आंसर आ गया होगा मन में। तो सौर मंडल में अभी 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह था, जिसमें प्लूटो को 2006 में क्या किया गया, ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। ठीक है, क्लियर हो गया? अब प्लूटो को बौने ग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 16, बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो बैसाखी त्यौहार ये जो है, बैसाख हिंदी मास के बैसाख महीना आता है, उसी के आधार पर इसका नाम बैसाखी पड़ा। ठीक है, तो आपका प्रश्न था बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो इसका ऑप्शन हिंदू धर्म, ऑप्शन बी इस्लाम धर्म, ऑप्शन सी सिख धर्म, और ऑप्शन डी फारसी धर्म। यही आपका ऑप्शन था। तो आप लोग को पता है कि बैसाखी त्यौहार सिख धर्म के लोग मनाते हैं, और किस लिए मनाते हैं? तो आप लोग को पता है कि फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाते हैं। पंजाब और हरियाणा में यह मनाया जाता है। ठीक है, और कैसे मनाया जाता है? तो सर्दियों का फसल जो होता है उसकी कटाई के उपलक्ष्य में यह त्यौहार बैसाखी मनाया जाता है। क्लियर हो गया बात को? ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।
इनमें से कौन रबी फसल नहीं है? नहीं की बात कर रहा है, रबी फसल नहीं है, अर्थात एक नहीं वाला होगा और बाकी क्या होगा, 3 गो होगा, ठीक है, जो कि रबी फसल में आता होगा, ठीक है। तो इनमें से कौन रबी फसल नहीं है? तो आप लोग को पता है कि रबी फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में रबी फसल की बुआई होती है और मार्च अप्रैल में से काट लिया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया बात को? तो रबी फसल की बुआई, ये देखिए कौन इसमें आपका आंसर होगा? तो रबी फसल नहीं है, तो आपका चावल जो है रबी फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है, जो कि खरीफ फसल है। चावल खरीफ फसल में आता है, ठीक है। तो पता हो गया कि रबी फसल की बुआई होता है कब? रबी फसल की बुआई होता है अक्टूबर नवंबर में बुआई होता है और मार्च अप्रैल में से काट लिया जाता है, और खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में होता है और नवंबर दिसंबर में से काट लिया जाता है, ठीक है। आपका खरीफ फसल में कौन कौन आता है? धान आता है, गन्ना आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, ये सब खरीफ फसल में हो गया, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय आप लोग को पता है, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है, ठीक है। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात आता ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद, ठीक है। तो इलाहाबाद क्या है? इलाहाबाद आपका है उत्तर मध्य रेलवे, ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद है। ऑप्शन नंबर सी, जयपुर क्या आता है? तो उत्तर पश्चिम क्या आता है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर है। अब कोलकाता की बात, कोलकाता तो जानते हैं कि तीन रेलवे मंडलों का मुख्यालय है, ठीक है। तो तीनों का हम नाम बोल देते हैं, ठीक है। तो पहला जानते हैं पूर्व रेलवे, जानते हैं ना, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। फिर दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भी कोलकाता है, और एक कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय भी कोलकाता है, यानी 3 मंडल का मुख्यालय कोलकाता है, ठीक है। फिर से बोलते हैं, पूर्व रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, कलकत्ता मेट्रो रेलवे कोलकाता, ठीक है। ये आपका अच्छा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर अब 19 चलते हैं। 19 में, पीतल किस मिश्र धातु का बना है? पीतल किस मिश्र धातु का बना है? ऑप्शन ए है तांबा जस्ता, ऑप्शन बी है तांबा टीन, ऑप्शन सी है तांबा एल्युमिनियम और ऑप्शन डी है कोई नहीं, ठीक है। तो आपको बना लेना है, बन ही गया होगा कि पीतल किसका मिश्रण है, तो तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? तांबा टीन। तो तांबा टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है, इसको ब्रॉन्ज कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? तांबा एल्युमिनियम। तांबा एल्युमिनियम मिला के रोल्ड गोल्ड बनाया जाता है, क्या? रोल्ड गोल्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, इनमें से कौन सा विकल्प सत्य है? तो विकल्प सत्य के अनुसार आपको चारों ऑप्शन इसमें देखना होगा कि चारों ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन क्या कह रहा है? विकल्प सही के बारे में बोल रहा है, अर्थात जहांगीर, ऑप्शन नंबर में ए है जहांगीर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं, अर्थात यह पढ़ने से देखने से इंडिकेट हो रहा है कि यह इसके मतलब कार्यकाल से आधारित है, मतलब कब से कब तक गए थे इस पर यह ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो आपको देखना है कि पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, ठीक है। तो आपको पता है कि सबसे पहले मुगल साम्राज्य में बाबर आए थे, और बाबर के बाद हुमायूं, और हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां आए थे, ठीक है। इस प्रकार आपका ऑप्शन जो हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर हो गया बात को। और दूसरी बात, इसका इन लोग का कार्यकाल अगर देखा जाए तो हुमायूं का कार्यकाल आप लोग को पता है 1530 से 1556 में हुमायूं का कार्यकाल था। अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल का चला, और जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 चला। उसके बाद 1627 से 1657 शाहजहां का चला, ठीक है। इस प्रकार आपका आज का 20 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के पास ज़रूर भेजें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, जितना आप इसे सब भेजिएगा अपने मित्रों के पास अच्छा रहेगा कि सारे लोग के पास ये जानकारी चला जाए, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के पास जरूर भेजें। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं।